अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, 9 मई का वाकया रियासत पाकिस्तान के लिए स्याह दिन तो हो सकता है, लेकिन नाकाम नहीं है रियासत। और ये रियासत ने बता दिया है दुनिया को भी और उन अनासर को भी जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोस्ट पॉपुलर जमात होने की हैसियत से हुआ है और उनके अपने ही लोग एक एक दिन की जेल काटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को पीटीआई से, इमरान खान से अलहदा कर रहे हैं। क्या पीटीआई सियासी उफक से ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान का सियासी करियर दी एंड है? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि अब इसका बेनिफिशरी कौन है। यकीनन एज अ पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए तो वो जमातें जो इस वक्त तमाम की तमाम हुकूमत में हैं, पीडीएम की जमातें, वो बेनिफिशरी एज अ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। लेकिन इससे वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं? क्या अवाम अब इन्हीं की तरफ रुख करेंगे, इन्हीं जमातों की तरफ जिनसे वो पहले बदजन हो चुके थे? आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना अशद, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं प्रोग्राम में नसीम सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी वार्म वेलकम। और सलमान आबी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कॉलमिस्ट भी है, एनालिस्ट है। सलमान आबी साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं डॉक्टर फरजाना साहिबा आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त इमरान खान को जो उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हम देखते हैं कि पीडीएम की जमातें वो ये तनकीद का निशाना बना रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई आप लोग तो एक नज़रिया लेकर निकले थे और ये नज़रिया जो है उसकी ऐसी की तैसी आप लोगों ने खुद ही कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है और उसके बाद आप लोग एक गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार होते हैं ये सारे। तो ये आपको क्या लगता है, ये नज़रियाती लोग थे या ये वही परिंदे थे जो आके बैठे थे पीटीआई में और अब ये उड़ के जा रहे हैं? देखिए आलिया, पिक्चर तो बहुत वाज़े और आपको नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है और आई थिंक हर कोई जो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस रखता है पाकिस्तान के मुतालिक, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक रेत की दीवार की तरह हमें मतलब नज़र आई है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें, इमरान खान साहब की जो राइज़ है 2011 से ऑनवर्ड्स, जब इन्होंने लाहौर में सुनामी बड़ा जलसा किया था, तो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग कंधे उन्होंने यूज़ किए, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए गए, उनको मीडिया के ऊपर फ्री हैंड दिया गया और उनकी पूरी प्रोपोगेशन की गई। बल्कि मैं कम से कम अपने लाइफ स्पैन में इस तरह से किसी पार्टी को मीडिया के ऊपर इस तरीके से उसकी प्रोपोगेशन नहीं देखी। जो उनको मुझे याद है अच्छे तरीके से, इनके जलसे जो हैं वो रात को होना होता था, 9 बजे स्टार्ट, और 4 बजे 5 बजे चंद एक खवातीन आके बैठी होती थी तो लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो जाती थी, मैराथन एक किस्म की ट्रांसमिशन शुरू हो जाती थी। इस किस्म की हालात हमने देखे थे एमक्यूएम के हवाले से, जब एमक्यूएम के वो जो सरबराह हैं उन्होंने खिताब कहीं लेट नाइट करना होता था, लेकिन उससे पहले ही चूंकि सारे चैनल्स के प्लग्स जो थे वो कराची में थे, वो खौफ के मारे। टू कट यू, वैसे अभी यही तशबीह दी जा रही है कि हाल जो है वो पीटीआई का वो एमक्यूएम वाला ही हो रहा है। अच्छा नहीं, उनका थोड़ा सा देखें इसमें, उनका मैं समझती हूँ कि आप उनको उनकी सियासत को सेटिसाइड नहीं कर सकते। खान साहब ने जो अपनी गिरफ्तारी के हवाले से खान हमारी रेड लाइन, खान हमारी रेड लाइन, और वो रद्द अमल आएगा, और उनके जो मेन लोग हैं, आप इनकी पार्टी के जो मेन किचन कैबिनेट थी, उनकी अगर उस दिन की ट्वीट्स देखें तो वो तो पूरा बड़ा प्रवोक करने वाली ट्वीट्स थी। और उससे फिर अब कहना कि नहीं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, लेकिन ये कि एक वाज़ेह नजर आती हुई चीज़ है कि वो लोग जो थे उनको तो प्रवोक किया गया, उनको लीड किया गया। हमने सारे इनके मेन लोगों को ऑन द स्पॉट देखा, वीडियोज उन्होंने खुद बना के शायद वो अपनी पार्टी को भिजवा रहे थे, लेकिन हर जगह वायरल थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नजर आ रही थी, सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी। रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि ये रद्द अमल तो ऐसा आना ही था, मेरी गिरफ्तारी का मैंने पहले ही बता दिया था और अब भी अगर गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा। ये तो बिल्कुल रिहाई के वक्त फरमा रहे थे। बिल्कुल, आपने बहुत मेरे ख्याल में क्लियरली बात की है कि उन्होंने, खान साहब ने इसमें कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा होना ही था। पहले उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, हालांकि उससे पहले बाकायदा इनकी ज़मान पार्क में हमने देखा जिस तरीके से पहले इनकी गिरफ्तारी के लिए एक दफ़ा आपको याद होगा, मतलब कोई 10-15 दिन पहले जब ये ऑपरेशन किया गया था, तो उसमें किस तरीके से, भाई मैं नहीं समझती कि एमक्यूएम के अलावा कोई इस किस्म की
किसी भी पार्टी ने पॉलिटिक्स की हो कि वो पेट्रोल बम जो है पेट्रोल बम बना के बॉटल्स के अंदर डाल के उन्होंने ऊपर से फेंके और ममालिक में पेट्रोल बम फेंकने का और एहतजाज का ये तरीकेकार है, वो इसको बुरा नहीं समझ रहे थे। नहीं, वो तो खैर मैं कहती हूँ एक आप जो जगह दी हुई होती है वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां से एक कदम नहीं कोई आप हिल सकते, आपको जगह अभी देखें ये जो अमेरिकन कांग्रेस बिल्डिंग के ऊपर जो हमला हुआ था, आज से वो सजाएं होनी शुरू हो गई ना कल से। तो वो जो लोग गए थे जिनको मतलब जो जिस लड़के ने सबसे ज्यादा जो लीड करा था उसको मेरे ख्याल 24 साल सजा हुई है और 1000 लोग पकड़े गए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सजा के बगैर छूट जाएगा। राइट, ठीक है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहाँ पे इक़्तिदार के ऐवानों में क्या डिस्कशन हो रही है? ये जो ट्रायल हो रहा है, जितने भी मुल्ज़िमों को पकड़ा गया है, अब ये ट्रायल जो है वो मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? और क्या अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही मार है तो ये फिर सारे जितने भी मुल्ज़िम हैं ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर इन सबको रिलीज करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया। आलिया देखें कि 9 मई को जो वाक़यात हुए थे वो कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी वो इनकी तायद नहीं कर सकता, सिर्फ मजम्मत ही करेगा, क्योंकि ये जो शोहदा है, ये पाक अफवाज है, ये हमारे माथे का झूमर है। हम इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, इस मुल्क के लिए जानें कुर्बान की है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी शरपसंद थे, जो भी मिसगाइडेड मिसाइल्स थे, जिन्होंने ये हरकत की है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और जिन रहनुमाओं ने उनको उकसाया है उनको सिर्फ इस बात पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि जी अब हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। भाई दूसरों की फैमिली आपने ख़राब कर दी, दूसरों के बच्चे आपने जेलों में भिजवा दिए, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे पहलू पे बात करूँगा, जिस तरह मेरी बहन फरजाना ने कहा कि ये जो नफ़रत के बीज है ना, ये इमरान खान ने सिर्फ नहीं बोए, ये सब ने बोए हैं। आप नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के सुन लें, पिछले 1 साल से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, जावेद लतीफ़ जितनी नफ़रत अंगेज़ तकरीरें ये कर रहे थे, तो ये उस नफ़रत को बढ़ाने में उतने ही शामिल हैं। और जहाँ तक बात की जा रही है कि इस तरह का वाक़या इन्होंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि मेरी बहन का कितना सियासी या सहाफ़ती या जो भी कैरियर है। हमने तो देखा भी है और सुना भी है कि जब पीपल्स पार्टी तोड़ी गई थी तो उस वक्त तो उन्होंने पाकिस्तान का जहाज़ अगवा किया था। जहाज़ अगवा करके 58 के करीब अपने जो बंदे जेल में थे उनको छुड़वाया गया था और उनके ऊपर अल-जुल्फ़िकार का नाम दिया गया था, दहशतगर्द तंजीम बोला गया था। पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ ने क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया? क्या वो एक इदारा नहीं है पाकिस्तान का? क्या वो रियासत का एक सतून नहीं है? मरियम नवाज़ ने अपनी पेशी के ऊपर नैब लाहौर के ऊपर हमला करवाया, तो क्या वो गलत तरीक़ाकार नहीं था? हमें तमाम गलत बातों के ऊपर बैठ के अगर आप रेफरेंस देंगे तो फिर ये नहीं लगता कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ऐसे वाक़यात को जो नहीं होने चाहिए मुल्क में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल आपको ये मुझसे पूछना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि जो कौमें तारीख़ से नहीं सीखती वो कभी तरक्की नहीं करती। जब भी इस मुल्क के अंदर सज़ा और जज़ा अगर आप नहीं देंगे, अगर 12 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके जो कल्प्रिट्स थे, क्या आपने उनको सज़ा दी? मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप पिक एंड चूज़ करके काम करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होते रहेंगे और अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या दोबारा हो। मैंने तमीद बांधी थी कि अगर उस वक्त से सज़ाएँ दी जाती, उन लोगों को रोका जाता जैसे आज सज़ाएँ दी जा रही हैं, और ये एक जो है वो मिसाल बनेगी आने वाली नस्लों के लिए कि कभी भी पाक फौज के लिए, अपने शोधा के लिए आपने ये इकदाम नहीं उठाना। राइट, गॉट इट। सलमान आबिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां शहरियों की भी हुई हैं, उसमें शरपसंद भी हैं, उसमें पीटीआई के वर्कर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, जो लोग भी हैं। अब जो मेन लीडरशिप है वो तो अदालतों से बाहर आ रही है, जेलों से बाहर आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ हो रही है। ये लीडरशिप को कुछ मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ओन करना चाहिए कि भाई इमरान खान साहब खुद ओन करें इस वाक़े को कि ये हाँ हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई है, हम इसको ओन करते हैं, माजरत करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं कौम से, शोहदा से, पाक फौज से, और अब अपने कारकुनों का साथ दें। वो तो एक साइड पर हो गए, वो तो बल्कि ये भी तैयार हो गए कि अगर पार्टी मुल्क का बेनिफिट है तो मैं तो छोड़ ही देता हूँ, पार्टी छोड़ देता हूँ। अगर आपने नहीं सुना इमरान खान साहब की मुजम्मत का बयान तो ये एक अलग बात है। नहीं, मैंने सुना है बयान, तो सुने ना, आप सुन लेना प्लीज।
मुजम्मती बयान तो उन्होंने जारी कर दिया है। हाँ। वो तो ये कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि उनकी पार्टी ने सारा कुछ किया, वो तो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें। इमरान खान साहब को तो पहले दिन ही सारी ना सिर्फ मामलात की मजम्मत करनी चाहिए थी, बल्कि साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर भी कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनाया जाता कि कौन लोग हैं जो इस सारे खेल के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये सारे सूरत पैदा कर दी है। लेकिन ये याद रखिए, 150 लोगों को फैसलाबाद जेल से रिहा किया गया, साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 120 लोगों को रिहा किया गया, साथ ही पुलिस ने दोबारा दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। भावलपुर, लोधरा, मुल्तान, ये सब जगह पर शामिल हैं। और ये कौन लोग हैं जो इनकी पैरवी कर रहे हैं? इनकी पैरवी जो है वो पीटीआई का लॉयर फोरम कर रहा है, वही जाके अदालतों के अंदर मुकदमे लड़ रहे हैं। ये कैसे कह देते हैं हम लोग कि जी उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया है? यहाँ तो हालत ये है कि जब सीनियर लीडरशिप के साथ ये सलूक हो रहा है कि वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो जो बेचारे नीचे वर्कर हैं उनके साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा सलूक हो रहा है। देखिए, बात बड़ी सादी सी है। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात में हिस्सा लिया, तोड़ फोड़ की, तशद्दुद किया, उनको आप डिफरेंशिएट करें, उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनको आप कानून के शिकंजे में लेके जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 7,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये 7 के 7,000 तो वहां नहीं थे ना। यहाँ तो आप अब मुझे बताइए, शीरी मजारी क्या वहां पर थी? असद कैसर साहब वहां पे थे, फवाद चौधरी साहब वहां पे थे। मसला यह है कि हमने तो फिर सबके साथ एक जैसा असूल अपना लिया ना, और हमने सबको दहशतगर्द बना दिया है। अच्छा, जब आपने सबको दहशतगर्द बना दिया तो फिर उसका एक रिएक्शन तो आएगा। और अभी भी इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि जो लोग सियासी कारकुन के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, किसी को आपने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया है, किसी को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया है, आप उनके साथ एक और सलूक करें जो सियासी लोग हैं। और जो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, उनको साथ एक और सलूक किया जाए। एक बात तो सिंपल सी है। लेकिन अब देखिए ना, खेल क्या है? खेल तो ये है कि जनाब वजीर दिफा के बकौल के पीटीआई पे पाबंदी लगानी है, राना सनाउल्लाह के बकौल हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, और ये जो अरकान असम्बली जो है, जो साबिक है या मौजूदा अरकान असम्बली थे, जो भी लोग थे, उनको कहा जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे मौसम बहार लगा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का। और माशाल्लाह इस्लामाबाद प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब जो है वो इस वक्त रुए रवां बने हुए हैं। यानी आप अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको अगर रिलीफ मिलेगा तो प्रेस क्लब की कुर्सी पे बैठ के मिलेगा, जहां आप सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा खेल जो हो रहा है, पता नहीं इससे वक्ती तौर पे तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में अगर आप देखें तो हमारी जो सियासत है और जो जमहूरियत है वो अपनी कमजोरी के पहलुओं की तरफ आगे बढ़ रही है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। और ये जो आप मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं या मिलिट्री अदालतें बना रहे हैं या मिलिट्री ट्रायल की बातें कर रहे हैं, ये आज तो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये एक मिसाल सेट हो जाएगी और फिर आइंदा के लिए भी बाकी सियासी जमातों के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है। जी बिल्कुल। सलमान, अभी सब यहाँ पे ब्रेक शामिल करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे। लेकिन मामला ये नहीं है कि इतना सादा नहीं है कि इमरान खान साहब ने मजम्मत कर दी। इमरान खान साहब जब रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही रिएक्शन आना था, अगर मेरी गिरफ्तारी दोबारा भी हुई तो ऐसा ही रिएक्शन दोबारा भी आएगा। इमरान खान ने प्रेशर में आके सिर्फ मजम्मत की है, इन वाकयात को ऑन करके मुआफी नहीं मांगी है, और ना इन कारकुनों को ये कहा है, ये पैगाम दिया है कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, ना ये कहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरे कारकुनों को रिहा किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा इमरान खान साहब ने, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब तो बैरून मुल्क जाने के लिए भी तैयार हो गए। इस पर पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर फरजाना साहिबा, आप क्या फरमाती हैं कि इस वक्त पीटीआई जो मुकदमात भुगत रही है और जिस तरह से एक एक करके उनके तमाम रहनुमा छोड़ के पीटीआई जा रहे हैं, इमरान खान सब तनहा लड़ेंगे आगे, या आपको लगता है कि वो भी बैकफुट पे चले जाएंगे और पीटीआई सियासी उफक से ही ख़त्म हो जाएगी, ग्रुप्स बन जाएंगे और मुख्तलिफ पार्टीज़ में ये लोग चले जाएंगे? क्या देखती हैं पीटीआई का सियासी मंजरनामा? अच्छा आलिया, एक तो मैं थोड़ा सा इस बात पे बात करूंगी कि अभी जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है बाकी पार्टियों के अंदर भी इस तरह होता रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि बाकी पार्टियों में और पीटीआई में बड़ा फ़र्क हमने देखा है। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इक़्तिदार में आके कहे कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। खान साहब ने 3 साल 8 माह एक ही तकरीर की और वो टीवी के कैमरे की तरफ देखे कहते कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। अमेरिका गए तो वहाँ पे भी जाके यही वो बात करते रहे। तो इस किस्म का फाशिज्म हमने देखा। आपको याद होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में खान साहब के मुतालिक प्रीडेटर का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, ना कोई सियासी रहनुमा छोड़ा है, ना इन्होंने कोई
मतलब जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो मीडिया की आज़ादी को किस तरीके से वो कंटेन कर रहे थे। तो मैं दूसरी बात ये कहूँगी कि जो खान साहब के 3 साल 8 माह थे ना आलिया, उसमें उन्होंने जो अपने ऑपोजिशन थी, जो बिलखसूस नून लीग के लोग थे, उनके ऊपर जो मुकदमात कायम करते थे, एक तो वो सारे के सारे जाली थे, वो मुंह से मुकर जाते थे कि मेरे कंट्रोल में नैब नहीं है, हालांकि नैब की पूरी डोरियां जो थी वो हिला रहे थे। फिर तीसरी बात ये है कि उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसकी 6 महीने से पहले जमानत नहीं हो। डॉक्टर फरजाना, वो तो कहते थे कि बेसिकली तो एहतसाब ही तो वो करना चाहते थे, जिसलिए उससे रोका गया उनको, और इसीलिए उनको इक्तदार से भी हाथ धोना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ दीवार में चुनना चाहते थे अपने मुखालफिन को, और उस हवाले से आप देखें किसी की मुकदमा तो किसी के ऊपर प्रूव नहीं कर सके। अलबत्ता 6 महीने से पहले किसी की बेल नहीं होने देते थे। और आपको याद होगा बेंच बनते थे, टूट जाते थे, इवन केस ही नहीं लगता था। राना सनाउल्लाह की आपको एग्जांपल है, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी बेल के लिए कोई बेंच ही नहीं बनने दिया जाता था। तो इस किस्म का उन्होंने जो रवैया रखा हुआ था, इतनी नफरत तो हमने नहीं देखी। हमने देखा कि 1990s में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी और पीपल्स पार्टी जो थी, उस वक्त उनके दरमियान यही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी जो सिचुएशन आपने बात की है, मैंने जो शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि इस तरीके से पार्टियां जरूर, जब एक एस्टैब्लिशमेंट का ताब आता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातों के बहुत सारे परिंदे उड़ के दूसरी बास्केट में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ नहीं हुआ कि एक दिन 24 घंटे रहा है कोई जेल में और बाहर आके जो है वो कहे जी बस अब मैं सियासत से रिटायर हो गया हूँ और ये हो गया हूँ। और इस तरीके से एक रेत की दीवार भी पार्टियां नहीं बनी। हमने देखा 2016, 17 और 18 में जो नून लीग के ऊपर एक ताब था, जिस तरीके से हमने देखा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ज़ाहिर जुडिशरी भी उसमें पूरा रोल था, वो जिस तरीके से मियां साहब को निकाला गया और उनकी पार्टी के बाकी लोगों के ऊपर जिस तरीके से उनको फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी और इलेक्शन तक फिक्स किए गए, इलेक्शन से पहले भी अरेस्ट कर लिया गया मियां साहब को भी और मरियम नवाज को भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी पार्टी कायम रही, उनके लोगों की 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1.5 साल जमानतें नहीं हुई, फिर भी पार्टी कायम रही और पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए रहे। और इसके बावजूद के हालात कहीं से भी कंड्यूसिव नहीं थे। उन लोगों के कारोबार जो थे वो ठप किए जा रहे थे, जिस तरीके से आपको पता है उनके पुराने मुकदमात उठा के, खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि खान साहब की पार्टी के अंदर हवा भी ऐसे ही भरी गई थी। इट वाज जस्ट ए स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट ऑफ द सिचुएशन, जिसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा एक रोल प्ले किया। हमने देखा खान साहब के पीछे बहुत फाइनेंसिंग थी, खान साहब को मीडिया पे प्रोपेगेशन दी गई, और उसी तरीके से एक स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट जो है वो एक बबल हमें बैठता हुआ नजर आ रहा है। यही मैं 70-75 सालों में हम यही करते आए हैं और आगे हम वर्स देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को। अब तो बदतर हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2013 से 18 के दरमियान बहुत स्टेबिलिटी आई, मुआशी तौर पे पाकिस्तान बहुत आगे गया, पाकिस्तान के अंदर CPEC आया। आप देखें एक रीजनल डेवलपमेंट थी और वो रीजनल डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में थी। ये बताइए, मैं इसके ऊपर बात कर रही थी, ठीक है, ये तो सारे फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि ये PTI को क्या लगता है कि ये इस प्रेशर को मजीद आगे सस्टेन कर पाएगी? इसी प्रेशर के साथ इमरान खान साहब चलेंगे या फिर वॉकआउट कर जाएंगे? बैरून मुल्क जाने की खबरें भी हैं, क्या है? जी, कल सुना है इस किस्म की भी बातें हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ देता हूं अगर मेरे बगैर मुल्क अच्छा चल सकता है। तो कल उनकी वो तकरीर का ही वो क्लिप है। अभी तो देखें PTI के जो भी जितने भी सरकर्दा लोग थे वो तो इस वक्त अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं पार्टी के साथ। लेकिन ऑब्वियसली पार्टीज की बिलोंगिंग हो तो पार्टियां नहीं मरती। मैं समझती हूँ जाती तौर पे कि पार्टियां प्रेशर से आप वक्ती तौर पे उनको डिसएसोसिएट लोगों को जरूर कर सकते हैं, उनके सरकर्दा लोगों को, लेकिन पार्टियां नहीं मरती हैं। पार्टियां जब तक अवामी सपोर्ट रहे चलती हैं। लेकिन अवामी सपोर्ट भी, आलिया प्लीज ज़हन में रखें, अवामी सपोर्ट उन पार्टियों की रहती है जिन्होंने अवाम के काम किए हुए होते हैं। आप स्लोगन्स के ऊपर लोगों को वक्ती तौर पे तो अपने साथ मिला सकते हैं, आप नई से नई बात घड़ के लोगों को वक्ती तौर पे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने माशरे के, कौम के लोगों के काम नहीं किए हुए हैं, कोई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपके नाम के नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी पेनिट्रेशन डीप होगी। तो PTI का ये सूरत हाल भी PTI के हवाले से बड़ी राइट। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स अभी कहाँ स्टैंड करती है? वो अभी हाथ उठाने वाले हैं? वो कोई जहाज तैयार बैठा है उनके लिए, या कोई क्या हो क्या रहा है अभी? जो कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ के वो खुद फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। देखिए, अभी तो डेफिनेटली PTI और इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। PTI के ऊपर इस वक्त
बुरा वक्त है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने मेरा ECL में नाम डाल के बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने बाहर तो जाना नहीं, अगर मुझे छुट्टी गुजारने का कोई मौका मिलेगा तो मैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँगा जो दुनिया की खूबसूरत तरीन इलाके हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मेरी बहन फरजाना कह रही थी कि पत्ते जिस तरह झड़ते चले जा रहे, इन्होंने शायद वो वक्त नहीं देखा या पढ़ा नहीं है कि किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ मुस्तफ़ा अखर ने छोड़ा, हफीज़ पीरज़ादा ने छोड़ा, हनीफ रामे ने छोड़ा, मौलाना कौसर न्याज़ी ने छोड़ा। कौन कौन सा बड़ा लीडर था जो बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ के गया। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को एक एज हासिल है कि उनके जो लीडर होते हैं वो अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन उनका लीडर उनका साथ छोड़ के जो है ना लंदन फ्लाइट कटा लेता है। वो 99 का वाक़या या अभी का वाक़या, वो कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था उनको, तो ना नवाज शरीफ साहब का इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज करके अपने लोगों को जेल में छोड़ के, जेल की चक्कियां काटने के पीछे छोड़ के वो सबको छोड़ के बाहर चले गए। दूसरी तरफ आप ये बात देखें कि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि नफरत की सियासत, तो इन्होंने कहा जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, शायद इन्होंने सुना नहीं या देखा नहीं कि शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, उसका पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। ये कौन से अच्छे अल्फाज थे, ये कौन सी नफरत ना फैलाने। किसको बात तो ये कि अब मीडिया आ गया ना, अब मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया, चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। और अगर आप 90s का दौर देखें तो किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो के लिए नून लीग ने क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल नहीं किए, किस किस तरह उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा जाता था। तो मेरा मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम माजी से कुछ सीखें। अगर आज इमरान खान ने कुछ गलत किया है तो सिर्फ उसको मोर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं। जिन जिन लोगों ने, मतलब आप इमरान खान को हटा के फिर उसी चोर और करप्ट टोले को दोबारा वापस ले आए जो साल से बैठ के पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुबह से गर्दान शुरू होती थी इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान का बयानिया चेंज करने के लिए आप देखें कि कितने वुज़रा आके बैठ के नफरत फैलाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते थे। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया या नफरत के बीज बोए तो बाकियों को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए बगैर नहीं रह सकते। तमाम सियासतदानों को दुरुस्त होना पड़ेगा। जब सियासतदान गलती करते हैं मुल्क का नुकसान होता है। 1970 में अगर सियासतदान गलती ना करते तो आधा पाकिस्तान ना खोना पड़ता। आपने उसका भी इल्ज़ाम उस वक्त पाक अफवाज पे लगा दिया, जबकि पाक अफवाज ने उस वक्त शहादतें भी दी, 90,000 जंगी कैदी भी बने, तकलीफ भी उन्होंने उठाई। मुर्दे इल्ज़ाम उनको ठहरा देते हैं। 1979 में क्या हुआ, अगर भुट्टो साहब बात मान लेते, इलेक्शन में धांधली ना करवाते तो ये नौबत ना आती कि एक पॉपुलर लीडर को बाद में फांसी चढ़ना पड़ता। तो अभी क्या हो रहा है कि एक साल से जो आपने तमाशा लगाया है उसमें सिर्फ अपना इमरान खान शामिल नहीं है, 13 जमातें उसमें शामिल हैं। आपने देखा कि जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर आपने कहा कि अदम एतमाद तो बड़ा आइन और कानून के तहत आया था, लेकिन जो असेंबलियां टूटी हैं उसके बाद 90 दिन में जो इलेक्शन है, क्या वो आइन और कानून नहीं है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को आप उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट के मुकाबले पे आके खड़ी होगी। तो जब तक ये तमाम चीजें ठीक नहीं होंगी, हालात ठीक नहीं होंगे। ये तो जाहिर है कि ये आप ब्रॉडर पिक्चर में बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं। तो हम तो ये तो अभी बहुत ही माइनर सी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हो रहा है खासकर PTI का है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो उसका क्या है। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि अगर अगले 5 से 10 सालों में वो इलेक्शन का पार्ट नहीं बनते तो फिर तो वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे सियासत में। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि PTI ख़त्म हो चुकी है और PTI में से सारे लोग PTI को छोड़ गए हैं और वोटर ने भी उनसे बगावत कर दी है। हाँ। तो बड़ा शानदार मैदान है इस वक्त PDM के लिए। इंतखाबात का ऐलान करें, इंतखाबात हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत है भी या ये सिर्फ एक फर्जी किस्म की मकबूलियत थी। और जैसे बात लोग कहते हैं कि उनको 2018 के उनके लोग तो टिकट्स वापस कर रहे हैं, PTI इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकेगी। आप फिक्र ना करें, यही टिकटें जो है PMLN की भी वापस हुई थी। आप भूल गई है शायद 2018 में लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट भी वापस कर दिए थे। तो मैं ये कह रहा हूं जिनको ये खुशफहमी है वो इलेक्शन करवाएं, पता चल जाएगा कि कौन कहां पे खड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी बात है कि हम अपनी तारीख को भूल जाते हैं। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम अपने तारीखी पहलुओं को भूल जाते हैं। ये जो अभी इन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान साहब कहते हैं चोर चोर चोर,
भाई सारी जिंदगी तो नवाज शरीफ ने बेनजीर को चोर कहा, जरदारी को चोर कहा, शहबाज शरीफ ने चोर कहा, उधर से पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ को चोर कहते थे, और ये जो कोट काला कोट पहन के अदालत में चले गए थे नवाज शरीफ साहब, आपको ये भी याद होगा। यानी सारी की सारी तारीख पड़ी हुई है, एक दूसरे को चोर कहना, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाना, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की सियासत करना, उसी के अंदर से ये सियासत भी चल रही है जो इस वक्त चल रही है। तो इसको किसी आइसोलेशन में ना देखें। अभी हमारी बहन फरजाना साहिबा ने कहा है कि 2013 से 2018 जो है वो बड़ा तरक्की कर रहा था पाकिस्तान। ऐसा करें कोई एक प्रोग्राम स्पेशली आप इसके ऊपर रखिए कि 2013 से 2018 का पाकिस्तान, और फिर मैं आपके सामने कुछ इदादो शुमार लाऊंगा, ये भी लाएंगी, ये भी लेके आएंगे नसीम सिद्दीकी साहब, और हम देखेंगे कि 2013 से 2018 का इतना तरक्की हो गई थी कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई ना 2018 में इंतखाबात के बाद, तो उस वक्त जनरल बाजवा को बकायदा जाके सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से जाके $1-1 की पैसे मांगने पड़े। वो तो पीटीआई दौर में भी थे, वो तो पीटीआई दौर में भी थे। यार सुन तो लेना पहले। हाँ। मैं कह रहा हूं जो ये क्लेम करते हैं कि 2013 से 2018 में तरक्की हुई थी, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं ना। अगर तरक्की हुई थी तो फिर 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई उस वक्त हमें $3-4 अरब क्यों मांगने पड़े बाकी मुल्कों से जाके, क्योंकि मुल्क तो बहुत तरक्की कर गया था। सवाल यह है कि इसके ऊपर एनालिसिस करें, बैठ के गुफ्तगू करते हैं। ये भी हमारे यहाँ बड़ी मिथ है। अब जैसे शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी मिथ थी कि पंजाब में बड़ा शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इस्लामाबाद पहुंचे तो पंचर गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है, और वहां पे जाके उनको समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस क्या चीज होती है, और वो हाथ पैर मारते फिर रहे हैं। अब ये ठीक है, जाहिर है कि इस सारे जितना भी 9 मई के वाक़े को हम रियासत पाकिस्तान के लिए स्याह दिन तो करार दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो गया। नुकसान सिर्फ पीटीआई का हुआ है, पीटीआई के वोटर का हुआ है, उसके सपोर्टर का हुआ है, इमरान खान साहब की सियासत का हुआ है, लेकिन फ़ायदा किसका हुआ है? फ़ायदा इंटरेस्टिंगली इस वक्त पीडीएम को हो रहा है, और पीडीएम को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो सियासी तौर पर अपने आप को किस तरह से बेहतर प्रूफ कर सकती है, ये अच्छा मौका है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। ये जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है, ये 9 मई के वाक़या, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, ये इसी तरह से कोई भी रियासत हो तो उसको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन पीटीआई स्टैंड नहीं ले सकी, स्टे नहीं कर सकी, इसको इस बुरे वक्त में नाकाम होती दिखाई दी गई, और इसके जो लोग हैं वो तितर बितर होते दिखाई दिए गए। अब ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि वोट बैंक कितना बाकी है। अभी तक तो बहुत क्राइसिस है पीटीआई का, लेकिन इस क्राइसिस से फ़ायदा कौन उठा सकता है? वो पीएमएलएन है या पीडीएम की जमातें हैं? डॉक्टर फरजाना, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पीडीएम के लिए तो आइडियल मौका है, उनको परफॉर्म करना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। आपने कहा कि परफॉर्मेंस 2018 में ऐसा था, और अब भी उनके पास मौका है, चांस है, इलेक्शन तो वो करवा नहीं रहे, तो फिर परफॉर्मेंस ही दिखा दें। बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहले तो ये जहन में रखें, बेशक जिस तरह मर्जी अभी नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं या सलमान आबद साहब बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात ज़ाहिर है जो मेरी एक एनालिसिस है, और वो एनालिसिस जो है वो बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस है। जिस तरह मर्जी इसको फैब्रिकेट करने की कोशिश करे, वो अपनी जगह स्टैंड करता है। 2013 से 2018 के दरमियान आलिया पाकिस्तान एक स्टेबल तरीन दौर से गुजरा है, और 17 तक तो बहुत स्टेबल, भाई डॉलर 103 से हिलने नहीं दिया 4 साल तक, और किस तरीके से फिर मेल्ट डाउन हुआ है। तो खान साहब ने जब मेल्ट डाउन करके मईशत जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था, एक ह्यूमिलिएटिंग किस्म का आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था, तो उसके बाद से आप एकदम हमारे ये वाली बात हम एक किस्म की जो क्रिएट करने की मिथ कोशिश करते हैं, चाहे पीएमएलएन हो या फिर आगे पीटीआई, तब सब आईएमएफ के साथ ही चले। इस तरीके से कभी भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ कि आप स्टेट बैंक को भी ऑटोनमस कर दें, उसको भी आईएमएफ चला रहा हो, आप किसी किस्म की सब्सिडी ना दे सकें, आईएमएफ चला रहा हो, और आईएमएफ कहे कि ये कीमतें जो हैं जिस तरह मर्जी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जाए, वो 40-50 तक पहुंच जाए, और जो है वो आप अपने अवाम को कोई सहूलत नहीं दे सकेंगे। ये ह्यूमिलिएटिंग तरीन एग्रीमेंट था। जो कुछ हो गया, बढ़िए ना, अब आगे बढ़ने के लिए जब आपकी मईशत जो है, पाकिस्तान की तारीख का 79% कर्जा तो खान साहब ले गए थे ना पूरी पाकिस्तान की तारीख में, जो यानी कि 72 इयर्स में 60-70% तो उन्होंने कर्ज उतारने में लगा दिया। उन्होंने कर्ज कैसे, कौन सा कर्ज उन्होंने उतारा? पाकिस्तान की तारीख का कर्ज डबल हो गया, वापस करनी होगी। एक मिनट आलिया, मैं इसको क्लियर कर दूं,
कोई गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल जो आपने बोरिंग की होती है उसकी जो किस्तें देनी होती है अगर हाथ खड़ा कर देगी कोई भी गवर्नमेंट, खान साहब की इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बल्कि 2020 में कोरोना की वजह से एक किस्त नहीं दी क्योंकि सारे कर्जे रीशेड्यूल हो गए थे 2020 में, उनको एक साल का पूरा रिलीफ मिला था। किसी गवर्नमेंट ने कभी हाथ खड़े नहीं किए। हाथ खड़े करने का मतलब को कभी अदालतें रिलीफ देती हैं, कभी IMF रिलीफ देता है। ये छोटी सी बात है, आई थिंक एक मिनट, छोटी सी बात है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कर्जे वापस करना, वो सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। कोई गवर्नमेंट अगर कर्ज वापस करने से इनकार करेगी तो वो डिफॉल्ट आप डिक्लेयर कर देते हैं। कर्ज लेना था और किस्तें वापस करनी थी। और इस हवाले से आप खान साहब को कोई वेटेज नहीं दे सकते कि पूरी तारीख का 79% कर्जा लगा के एक मेगा मंसूबा नहीं है। मतलब आप बातों के बेशक फाड़ खड़े कर दें कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे चलता है, वो मॉडल है, वो खूबसूरत है, वो हैंडसम है। That's nothing to do with the people of Pakistan. With the people of Pakistan, what to do is कि आपने क्या क्या किया है कौम के लिए और मुल्क के लिए। नसीम सिद्दीकी साहब, अब जाहिर है कि डॉक्टर फरजाना तो कह रही है कि बेड़ा गर्क करके गए थे खान साहब, अब ये PDM की हुकूमतें इसको संभाल रही हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तो बेहतरीन मौका है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। PDM की वो पॉपुलैरिटी थी, वो वेव थी कि उससे हम उस शहर से निकल ही नहीं पा रहे थे। अब तो वो जाग बनकर बैठ गई है, तो अब तो PDM के पास मौका है। आपको क्या लगता है कि वो इतना मौका है कि वो कुछ करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल आलिया, एक तो आप मेहरबानी कीजिएगा कि जो किताबें हमारी बहन फरजाना पढ़ती है वो किताबें हमें भी भेज दी है। मैं आपको बहुत बर्दाश्त कर रही हूं। मैं पाकिस्तान की तारीख की प्रोफेसर हूं, मैंने PhD किया हुआ है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपने 4 दफा ये बात की है। अच्छा, ये आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे थे। आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर गलत बयानी कर रहे थे। आप मेरे साथ बड़ी फंसी लगा के बैठे हुए थे कि मरियम नवाज को 2 केसेस में कन्विक्शन हुई है। बताएं मुझे 2 केसेस में हुई है कन्विक्शन? और कम से कम पर्सनल मैंने आपके नॉलेज की बात नहीं कर रही। आप मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते भाई। मैं फॉरेन क्वालिफाइड बैठी हुई हूं और आप बार-बार एक ही बात कर रहे हैं। नॉलेज कौन सी फॉरेन क्वालिफाइड है? कोई भी काम उर्दू बाजार की कोई भी किताब पढ़ी हुई होगी, कोई भी काम नहीं है। वो भी फॉरेन क्वालिफाइड है, आई नो हिम वेल। और आप भी माशाल्लाह से क्वालिफाइड हैं, आप भी PhD हो। बार-बार एक ही बात करें, टॉलरेट करें ना। यही मैंने तो कोई हमारी मुझे नहीं पता कि उनको किस बात पे गुस्सा चढ़ गया, मुझे नहीं पता तीसरी दफा कही है ये बात कि ये इनका नॉलेज क्या है, कौन है, कौन सी किताब पढ़ते हैं। भाई आप क्या पढ़ते हैं? आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया हुआ नहीं है जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में GHQ के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर कभी हमले हुए हैं? किसी पार्टी ने किए? आप बताएं। और आप डिफेंड कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के। नहीं, कोई डिफेंड नहीं कर रहा। चले कुछ रेफरेंस अगर कोट कर रहे हैं तो आई डोंट वांट टू टेक। चले कोई बात नहीं, इनको हौसला करने दें, कोई बात नहीं। इनको जो PTML के सपोर्टर्स हैं वो इसी तरह गुस्सा कर जाते हैं। अगर ये मेरी बात सुन लें, उन्होंने बड़ी अभी मिसाल दी। तीसरी दफा पर्सनल कमेंट किया है। आपको अपनी बातों को रिव्यू करना चाहिए और आपको अपनी बातों को फिक्स करना चाहिए। बात करने दीजिए। यहाँ पे कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। आप हौसला रखें ना, आप अपनी बारी पे बोले। अगर मुझे बारी ले लेने दें आप। हाँ, इन्होंने कहा कि 103 पे डॉलर रुका हुआ था, तो इमरान खान के दौर में 180 तक डॉलर पहुंचा था 4 साल में। जब से ये 1 साल में हुकूमत आई है 180 से 310 पे पहुंच गया। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ये चीज़ें इनको नज़र नहीं आती। इमरान खान के दौर में आपने देखा कि अपना हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई थी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही थी। जिस तरह इस दौर में बेरोजगारी बढ़ी है, तभी तो मैंने इनसे कहा था कि हमें भी वो नोट्स भेज दें, हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि उनकी दौर में कौन सी तरक्की हुई थी। मैंने तो बड़े अदब के साथ कहा था कि हमें भी वो नोट्स या वो किताबें भेजें ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाए। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, मैंने तो इनका एहतराम किया था कि इनकी नॉलेज हमारे से ज्यादा है। ये जो चीजें हैं ये शेयर हमें करके बताएं ताकि वो इसके ऊपर रिप्लाई कर सके। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। इस PDM की गवर्नमेंट से क्या तवक्को कर रहे हैं? अब तो मैदान साफ हो गया, क्लियर हो गया, अब परफॉर्मेंस का वक्त है। अब बिल्कुल ये सवाल हम अपनी बहन से पूछ लेते हैं ना कि साल में क्या कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, डॉलर कहां से कहां गया है, उसके बाद बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, कितना हमारा जो है वो GDP नीचे आया है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ये माशाल्लाह मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता है। मैं तो ये सवाल सिर्फ इनके सामने रखे। मैं तो इनका बड़ा एहतराम करता हूं। मैं चाहती हूं कि डॉक्टर फरजाना को टाइम दूंगी मैं, लेकिन सलमान आबिद साहब आप ऐड ऑन कर दीजिएगा इसमें कि इस वक्त PDM के लिए काफी हद तक स्पेस मिल गया उनको, जो उनको नहीं मिल पा रहा था। वो हर वक्त डिफेंसिव मोड में थे, PTI को काउंटर करने में लगे रहते थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी कि PTI को काउंटर करें। अब तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है। आपको क्या लगता है कि PDM क्या करेगी? अब इलेक्शन करवाएगी, परफॉर्मेंस दिखाएगी, मईशत बेहतर करेगी, क्या करना चाह रही है इस वक्त PDM की गवर्नमेंट? देखिए, PDM जो है वो इलेक्शन में जाएगी अक्टूबर के अंदर, नहीं जाएगी तब भी इलेक्शन होगा। और अगर जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी होगी
उसके बुनियाद पे लोग उनको वोट दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा काम करेंगे अच्छे वोट मिल जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो बुरे वोट मिलेंगे। लेकिन एक बात जरा जहन में रखिए, इमरान खान तो निकम्मा था, वो तो जाहिल था, उसको बेचारे को ना इकोनॉमी का पता था, ना कोई सियासत का पता था, ना उसे कोई बाहर की पॉलिटिक्स के बारे में उसका कोई विजडम था। ये जो तजर्बाकार लोग आए थे जो हमें बताते थे कि हमारे पास एक बड़ा शानदार किस्म का रोड मैप है, और ये इसहाक डार साहब जो है मैं वो बीन बजा के बताते थे कि मैं 180 रुपए में डॉलर ले आऊंगा, और वो बताते थे कि मुझे IMF से डील करनी आती है। एहसन इकबाल के बकौल के मेरे पास 3 माह का एक रोड मैप है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश हो जाएगी। वो सब कहां गए तजर्बाकारी, वो सारी सलाहियतें कहां गई इनकी? यानी आपने आज जिस जगह पे पहुंचाया है, मिसाल के तौर पे ये कहना जी इमरान खान की वजह से ये हुआ है, तो चले फिर ऐसा करते हैं कायदे आजम पे चले जाते हैं, क्योंकि कायदे आजम पहले हुक्मरान थे, वहां से खराबी पैदा हुई थी और चलते चलते इमरान खान तक आ गई है। और भाई अपनी भी तो कोई नाकामी माने ना, सारी की सारी नाकामी इमरान खान पे डाले। लेकिन सलमान अली साहब, इस फैक्ट को तस्लीम करना चाहिए कि बाहर के मुल्कों के लोग भी, डेलीगेशन भी आके हमें सलाह दे रहे हैं कि भाई अपने सियासी इस्तेकाम ले आए अपने मुल्क में, और सियासी अदम इस्तेकाम किसकी वजह से था? देखें सियासी इस्तेकाम आ रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दें, आप कह रहे हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। अभी चीनी वजीर खारजा आए थे ना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर का सियासी निजाम दुरुस्त करें, और साथ साथ उन्होंने जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा भी आके माशाल्लाह अब हमें मशवरे दे रहा है। यानी वो अफगानिस्तान जो तबाहशुदा अफगानिस्तान था, वो आज हमें आके कह रहा है कि आपका सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। IMF कह रहा है इसीलिए ये गवर्नमेंट की राह में बड़ी रुकावट थी कि स्टेबिलिटी नहीं थी, और वो भी तवज्जो नहीं दे सके। ये जून में जब बजट पेश हो जाएगा तो जून के बाद जाके जुलाई में तो आपका केयर टेकर बनना है ना, अगर आपने अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है डॉक्टर फरजाना, मैं आपको फ्यू सेकंड देती हूं, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त नहीं है, क्लोजिंग की तरफ जाना है। फ्यू सेकंड आप अगर कमेंट्स करना चाहें, बात का जवाब देना चाहें। देखिए, एक इमोशनल और फनेटिक स्पीच तो आप कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप मुल्क का इस हद तक एक कूड़ा करके चले जाएंगे मईशत का, तो उसको आप एकदम खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, कोई बिल्डिंग जो है आपने ज़मीन बोस की हुई हो तो आप उसको फूंक मार के नहीं खड़ा कर सकते, आपको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो मईशत एक बड़ी जामे और वसी चीज़ है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन चूंकि इनके पास एक्सटर्नल कर्जे पे बैक करने के लिए कोई एक्सटर्नल बोरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज IMF की कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जाहिर है आइंदा इलेक्शन को भी देख रहे हैं, और ये बजट भी आइंदा इलेक्शन बजट बनने वाला है रवायती तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना साहिबा, साहब नसीम सदीकी साहब। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।